Hello, जी अस्सलाम वालेकुम. Now we are doing a question related to Benazir Bhutto's rule. The first rule 88 से 1990 तक. ठीक है, उसके कुछ सक्सेसेस और कुछ फेलियर्स. जरा जल्दी से क्विक रिकैप लेते हैं कि हमने सक्सेसेस में क्या देखा था और फेलियर्स की जो हम बात कर रहे थे वो कहाँ तक पहुंची. ठीक है. बेनजीर भुट्टो के जो पहला दौर था उसमें सक्सेसेस ये थी कि उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम रिस्टोर किया था आफ्टर दी डिक्टेटरशिप इन पाकिस्तान. ठीक है, तो डेमोक्रेसी लेकर आई थी वो. ठीक है, इलेक्शंस जीत के वो अपनी हुकूमत बनाई उन्होंने. उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिलीज किए और फ्रीडम ऑफ स्पीच को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया और पॉलिटिकल और डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का सिस्टम पाकिस्तान में रिस्टोर हुआ. फिर दूसरी सक्सेस ये थी कि उन्होंने फर्स्ट वुमेन बैंक जो कि खवातीन के लिए था उसको बनाया. ठीक है, जिससे बहुत सारी खवातीन को जॉब्स मिली जो कि सोसाइटी में एक बहुत बड़ा अच्छा कदम था. बहुत अप्रिशिएट किया गया इसको. फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान का एक रिसर्च प्रोग्राम था जिसको स्टार्ट किया जो कि चाइना के साथ मिलके था. और चाइना के साथ मिलके जिस प्रोग्राम को स्टार्ट किया वो एक मिलिट्री सैटेलाइट थी जिसका नाम था बदर 1. और उसको बहुत सक्सेसफुली लॉन्च किया पाकिस्तान की आर्मी ने चाइना के साथ मिलके. ठीक है. चौथी चीज जो बहुत अच्छी थी वो ये थी कि फॉरेन पॉलिसी के हवाले से शी होस्टेड अ सार्क समिट. और सार्क समिट जब हुआ तो उसमें 1988 में इस्लामाबाद में इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी उस वक्त के टाइम पे. तो ये चार बड़ी चीजें हैं जो इन 2-3 सालों में 2.5 सालों में बेनजीर के टाइम में सक्सेसेस में शुमार होती हैं. लेकिन इनके साथ साथ कुछ फेलियर्स भी थे. अब हमारे पास अगर फर्स्ट करें सवाल आता है हाउ सक्सेसफुल वाज द टेन्योर ऑफ बेनजीर भुट्टो फ्रॉम 1988 टू 1990. तो आप चार फैक्टर्स तो सक्सेस के लिख देंगे और फिर आपको तीन फैक्टर लिखने होंगे फेलियर्स के. तो फेलियर्स में हम क्या क्या डिस्कस कर चुके थे. पहली चीज प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पुअर हेल्थ, एजुकेशन. इन सारी चीजों का वादा किया था कि मैं बेहतर कर दूंगी लेकिन वो सारी चीजें बेहतर नहीं हुई. ठीक है. और उसकी वजह से पाकिस्तानी लोग जो उन पे बहुत ज्यादा एतमाद कर रहे थे वो एतमाद आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा जिसकी वजह से उनकी सपोर्ट पे बहुत फर्क पड़ा. दूसरी चीज मैंने यहां आपको तस्वीर दिखाई गुलाम इसहाक खान साहब की. ये प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के उस टाइम पे जब बेनजीर की गवर्नमेंट थी. ठीक है. इनके दरमियान और बेनजीर के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ. ठीक है, एक इशू अराइज हुआ और वो इशू था अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ. ठीक है. और जिसको आप आर्मी चीफ कहते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनको. तो बेनजीर साहब चाहती थी कि वो खुद अपॉइंट करें इनको लेकिन वो पावर्स जो थी वो गुलाम इसाक खान साहब के पास थी. तो इसमें एक लड़ाई हुई इनकी आपस में और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और पावर स्ट्रगल के लिए एक दूसरे को वीक करते रहे जिसकी वजह से पॉलिटिकल सिस्टम को बहुत ज्यादा डेंट पड़ा. अपने तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं जहां नवाज शरीफ का जिक्र आता है. इनकी लड़ाई शुरू हुई 1990s से जब कन्फ्रंट्रेशन विद नवाज शरीफ हु वाज हेडिंग द अपोजिशन एट दैट टाइम. अपोजिशन अलायंस को हेड कर रहे थे. IJI के नाम से एक पार्टी बनी जिसमें सारी जैसे आजकल PDM बनी हुई है ना, सारे पॉलिटिकल लोग एक लोग बंदे के खिलाफ हैं. इस तरह बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे होके बेनजीर के खिलाफ थे. ठीक है. और पॉलिटिकल अपोजिशन हुई और अपोजिशन वो इलेक्शंस का एक हिस्सा जीत गई और पंजाब को रूल करने भी लग गई. दे मेड द गवर्नमेंट इन पंजाब एंड नवाज शरीफ बिकेम दी चीफ मिनिस्टर. और इतनी ज्यादा अपोजिशन और गवर्नमेंट में रिफ्ट थी क्योंकि पंजाब एक बहुत बड़ा प्रोविंस था और वो अपोजिशन गवर्न कर रही थी उसको. ठीक है. और जो सेंटर में जिनकी हुकूमत थी उनके पास सबसे बड़ा प्रोविंस नहीं था उनके हाथ में. ठीक है. तो पॉलिटिकल सिस्टम बहुत वीक हो रहा था और आपस में नफरतें बढ़ती जा रही थी. मैंने आपको लास्ट क्लास में यहां से जोड़ के दिखाया था कि ये है वो पंजाब जो कि पाकिस्तान का अच्छा खासा बड़ा हिस्सा है. ठीक है. आबादी के हिसाब से देखा जाए तो 60% हिस्सा. ठीक है. 60% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन. तो पाकिस्तान का ये जितना बाकी हिस्सा था यहाँ पर थी पीपल्स पार्टी की हुकूमत. लेकिन पंजाब जहाँ पे सबसे ज्यादा आबादी, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, तो वो जगह जो थी वो अपोजिशन के पास थी और नवाज शरीफ के कंट्रोल में थी. तो कुछ ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे दोनों एक दूसरे को. ठीक है. टग ऑफ वॉर चल रहा था इन दोनों के दरमियान. सो इसकी वजह से भी पॉलिटिकल सिस्टम बहुत वीक हुआ. दैट वाज अ काइंड ऑफ अ फेलियर ऑन बेनजीर गवर्नमेंट. लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके हवाले से सवाल भी आ सकता है, जैसे कि यहां पर तो सिर्फ सवाल ये किया कि क्या सक्सेसेस हो सकती हैं बेनजीर भुट्टो की
या क्या फेलियर्स हो सकते हैं। फर्ज करें वो कोई एक आपको पिन पॉइंट करके दे दे, तो मेरे हिसाब से अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं कहूंगा क्या करप्शन चार्जेस ऑन नेपोटिज्म यही वो वजह थी जिसकी वजह से बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट गई। मैं इस तरह पूछ सकता हूँ ये सवाल। अब आखिरी पॉइंट सारिम और हिबा, जल्दी से खामोशी के साथ आखिरी पॉइंट पढ़ो, बिल्कुल खामोशी से, ठीक है। शी फेस्ड वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट पढ़ो खामोशी से और मुझे समझाओ कि तुमको क्या समझ आया। मुझे तुम दोनों की एक्सप्लेनेशंस चाहिए हैं ताकि मुझे ये पता चले कि तुम्हारी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। आराम से पढ़ो, टेक अ मिनट और टू, देन गिव मी द फीडबैक। अदरवाइज अगर इसमें कोई गलत हुआ, कोई एडिशन करना हुआ, आई विल हैंडल इट, ओके। टेक योर टाइम 1 or 2 minutes, देन गिव मी द रिप्लाई। यार दूसरी क्लास में मुनीब नहीं आया, रात चेक करके बताओ। सर वो आया तो था शायद। हाँ है वो क्लास पहली में। में था, पहली में था। मुनीब हो बेटा? वो अभी भी है। बस ठीक है, जी जी सर हूँ। बस सेट है बेटा, सेट है। भाई मुझे बेसिकली फिक्र होती है कि एक बच्चे की भाई के कोई टॉपिक रह ना जाए यार, साफ सीधी सीधी बात। हाँ भाई, ये 4 लाइनें हैं, जल्दी से फिनिश करो और फिर हमें बताओ ताकि फिर हम इसमें कोई एडिशन या सब्सट्रैक्शन करें कि भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा था। हालांकि तुम्हें आजकल सर की कहानी लगेगी। हाँ जी, गो अहेड। इसमें ये बता रहे हैं कि करप्शन जो है ये जरदारी, ये करप्शन की वो लग गई थी और इस पे भी लग गई थी बेनजीर पे। ठीक है, और इस फैमिली में से ही मतलब क्या कहते हैं इनकी इसकी जो मदर थी वो सीनियर मिनिस्टर जो है वो पोर्टफोलियो के साथ। और क्या कहते ठीक हैं है, ठीक है, ठीक है, कैरी ऑन करो। मुझे पता है हट गया स्क्रीन से। देखो ये नेपोटिज्म का मतलब देखो क्या लिखा हुआ, द प्रैक्टिस अमंग those with powers or influence of favoring relatives, friends, especially by giving them jobs, ठीक है। अपने देखो रिलेटिव्स को ही ऊपर की तरफ ला सर रहे हैं। एग्जैक्टली सर वही सीन समझ, सर ये वही बॉलीवुड वाला सीन समझ लेना। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पिन पॉइंट, पिन पॉइंट, वो आलिया भट्ट और ये रणबीर कपूर वाला, यस एग्जैक्टली द सेम। आजकल की कहानी बिल्कुल फिट ऑन की है तुमने, जबरदस्त। भाई देखो मुर्तजा भुट्टो की कहानी है क्या? मुर्तजा भुट्टो की कहानी अभी नहीं है, वो दूसरे उसमें आएगी। अभी हम पहला टेन्योर पढ़ रहे हैं, देखो 88 से 99 90 पढ़ रहे हैं, वो 93 से 96 में आएगी, ठीक है। सही। अच्छा, देखो यहां पर जो आखिरी पॉइंट है ना, हिबा, उमैमा, सुहेमा, सब सुन लेना भाई। देखो यहाँ पर शी फेस्ड करप्शन चार्जेस रिगार्डिंग द नेपोटिज्म, ठीक है। नेपोटिज्म क्या है? अपने ही घर में इधर उधर चाचा मामू ताया भतीजा भाई बहन को काम पे लगा देना, ठीक है, हालांकि उनकी मेरिट ना हो। हाँ अगर वो मेरिट पे हो तो वो ये अलग बात है, लेकिन फिर भी नेपोटिज्म में ही आएगा। लेकिन अगर मेरिट होगी तो कम से कम आप जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। Her husband Zardari was accused of corruption, bribery, blackmailing, kickbacks. You can name it. ठीक है. Her mother was appointed as the senior minister with a portfolio. अपनी अम्मा को एक मिनिस्ट्री दी हुई थी उन्होंने, ठीक है। तो अगर अम्मा कभी गलत काम करेगी तो वो कुछ कह सकती है? नहीं कह सकती। मियाँ कोई गलत काम कर रहा होगा तो कुछ कह सकती है? नहीं कह सकती। Her father-in-law was the chairman of parliamentary public accounts committee. ये public accounts committee बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। ये समझ लो मुल्क के खाते होते हैं इसमें, ठीक है। पार्लियामेंट्री पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा होता है सब इसमें पता चलता है। तो जरदारी के अब्बा जी थे इसमें, ठीक है। तो कितनी बड़ी पोजीशन हुई है, ठीक है ना। प्लस वो करप्शन, ब्राइबरी और ब्लैकमेलिंग और किकबैक्स में इन्वॉल्व के उसके ऊपर चार्जेस लग रहे हैं। तो इसका मतलब घर में ही 4-5 लोग इन्वॉल्व थे। हाँ बोलो। जैसा बाप वैसा बेटा। हाँ अब लेकिन हम कह नहीं सकते क्योंकि ये चार्जेस है, प्रूव नहीं हुए। तो कानून कहता है जब तक प्रूव नहीं हुआ तब तक इनोसेंट है, गिल्टी नहीं है, ठीक है।
हालांकि दुनिया सब जानती, ठीक है। अच्छा, दीज चार्जेस बैडली अफेक्टेड हर रेपुटेशन, ठीक है। अब इन चार्जेस की वजह से अगर तो वो अच्छी भी थी, ठीक है ना, अगर तो वो अच्छी भी थी, लॉयल भी थी, कॉम्पिटेंट भी थी, जबरदस्त थी, तो इन चार्जेस की वजह से उसकी पर्सनालिटी पे बहुत बड़ा डेंट पड़ रहा था। समझ आ रही बात? खुद अच्छा होना बड़ी बात नहीं है, आपके इर्द गिर्द लोग अगर बुरे हो रहे हैं, उनकी वजह से आप बुरे बन रहे हैं, तो आपको मसला है, ठीक है ना। These changes badly affected her reputation and opposition exploited these charges against her to eventually remove her from the office. कहानी समझ आई? यस सर। चार फेलियर्स समझ आए। अनएम्प्लॉयमेंट यानी मतलब गवर्नमेंट वगैरह वाला मामला, गवर्नेंस सही नहीं हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पुअर हेल्थ, ये वाले मसले तो चलते ही आ रहे थे पहले से, ठीक है ना, क्योंकि अफगान वॉर खत्म हुई थी उस वक्त रिसेंटली, और एड वेड आना बंद हो गई थी, आपके पास पहले ही बहुत ज्यादा लोग थे, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो होनी थी। और फिर सीरियस कॉन्फ्लिक्ट हुए सदर के साथ, प्रेसिडेंट के साथ, फिर उसके बाद कन्फ्रंटेशन विद नवाज शरीफ, फिर घर में ही मामला खराब था, चोरियां चकारियां होनी थी, तो इसका मतलब मामला खराब था। आगे चल के देखते हैं हमारे पास किस तरह का सवाल है। व्हाई डिड बेनजीर फॉल फ्रॉम ऑफिस इन 1990? देखो मेरा बेटा, क्या यहां पर 3 फैक्टर्स जो तुम्हारे पास हैं, उनमें से 2 तुम्हारे पास एज इट इज नहीं आ गए? राज, तुम आखिरी फैक्टर पढ़ो, तुम आखिरी फैक्टर पढ़ो। आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। जो आखिरी पॉइंट है तुमने वो एक्सप्लेन करना है। पहले 2 पॉइंट सब लोग देखो, वो वही है जो हम पहले बात करते हुए आए। जी सर। ये देखो, आखिरी पॉइंट यहां क्या था? करप्शन की वजह से वो इवेंचुअली रिमूव हर फ्रॉम ऑफिस, अपने ऑफिस से निकाली गई थी वो करप्शन के चार्जेस की वजह से, ठीक है। यहां देखो, सेकंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट वही है। मैं चाहता हूं तुम लोग ऊपर के 2 पॉइंट्स को पहले देखो और समझ लो, समझने के बाद तीसरे पॉइंट पे जाओ, और राज तुम एक्सप्लेन करोगे जितना पढ़ा है वो, बाकी जो कहानी है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। मैं पानी भर के आ रहा हूं, ठीक है। मेरे आने से पहले चाहो तो पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, एनी आइडिया अबाउट द लास्ट पॉइंट? किस पार्टी का जी जिक्र है सर, यहाँ पर? करूँ स्टार्ट? करूँ हाँ, स्टार्ट? चलो, बिल्कुल बिल्कुल, गो अहेड। सर सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1988 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी वो क्या कहते हैं पूरे पाकिस्तान में मेजोरिटी वोट क्या कहते हैं हासिल करने में सक्सेसफुल थी, पर अपनी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाई, और इसलिए उसने अपना गवर्नमेंट जो सेंटर था वो सिंध में इस्टेब्लिश कर लिया, सिंध प्रोविंस में, और एमक्यूएम की हेल्प से। पर ये जो एग्रीमेंट थी या कोलिशन थी, ये क्या कहते हैं इनमें ना इश्यूज पैदा होना शुरू हुए, जैसे कि क्या कहते हैं सिंधी लैंग्वेज और उसके कल्चर और उसके लोगों को प्रमोट करना। इस क्या कहते हैं ये जो रीज़न था सिंधी लैंग्वेज और इसके लोगों को प्रमोट करना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, मतलब सीरियस वायलेंस हुआ, जिसकी वजह से बहुत लोग मरे भी थे, जिस इंसिडेंट का नाम है पक्का किला, पक्का या पसा पच्चा किला, पक्का पक्का खिला। ये कुछ। उसके बाद पक्का किला, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो ने क्या किया, उसने जो नवाज शरीफ की कन्फ्रंटेशन पॉलिसी थी उसको भी फेस किया, मतलब पंजाब से उसको फियर्सली उसका रूल जो अपोज किया गया था और उसके लोगों ने अपोज किया था। ठीक है। अब
अब ये जो सिंध में जो वायलेंस और ये किलिंग वगैरह स्प्रेड हुई थी ना, इसकी वजह से सिंध कुछ वक्त के लिए काइंड ऑफ डिसेबल्ड हो गया था। उसके जो इंडस्ट्रियल हब्स वगैरह थे वो क्या कहते हैं ख़त्म हो गए थे एक तरह से। उसकी पोर्ट्स वगैरह भी काम नहीं करने थे क्योंकि लोग वहाँ पे ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं करवा सकते थे। और तो और इसने क्या कहते हैं, जो वही वाला पॉइंट हो गया, पंजाब से नवाज शरीफ की जो इसने फियर्सली जो रूल इसका था अपोज हो रहा था, इससे प्रेसिडेंट जो था उस वक्त का गुलाम इसाक खान, उसका ही क्या कहते हैं व्यू ये एक्सेप्ट होगा कि हाँ बेनज़ीर भुट्टो को अब डिसमिस कर देना चाहिए उसके रूल से, क्योंकि इसकी वजह से बहुत वायलेंस कॉज हो रहा है। ओके, फेयर इनफ। देखो शुरू के अब सवाल समझो। सवाल जो हम पहले सक्सेस और फेलियर्स करते हुए आए हैं, देखो मैंने तुम लोगों को जिस तरह भी पढ़ाया, जितने बच्चे मुझसे देर से पढ़ रहे हैं या अभी कुछ अरसे पहले से पढ़ रहे हैं, ये बात तो मैंने बताई होगी कि एक ही चीज है, बस स्टाइल डिफरेंट है। बताया है कि नहीं बताया? बहुत बार। ठीक है ना। अब जरा गौर से सुनना, तुम जब सक्सेस और फेलियर्स की बात कर रहे हो तो क्या ये सारा ऑफिस से निकाले जाने वाला सवाल, इसमें फेलियर्स ही नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो 7 रीजन हो गए फेलियर्स के। फेलियर्स के 7वां रीजन तुम्हें यहाँ देखो मिला ना एक और। यहाँ तुम्हें पीपल्स पार्टी का वो सिंध वाला मिला ना, एमक्यूएम वाला, पक्का किला वाला। ठीक है, यस सर। इसका मतलब ये वह फैक्टर वहां नहीं लिखा हुआ था फेलियर का, लेकिन यहां आ गया। इसका मतलब सिंध भी मैनेज नहीं हो रहा था। अब मैं तुम्हें इसको कहानी बना के बता देता हूं ताकि तुम्हें याद रह जाए। भाई तुम सब ने नहीं देखा होगा वो जमाना, लेकिन बच्चे होगे उस वक्त, लेकिन तुम्हें ये पता होगा कि यार आज छुट्टी है। ठीक है, क्योंकि एमक्यूएम के जमाने में होता ये था कि वायलेंस इतना शदीद था कि एमक्यूएम रात में कहती थी हड़ताल है, तो रोड पे सुबह कोई नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि सबको पता होता था कि अगर रोड पे निकलेंगे तो वायलेंस इतना होगा, या हमारी बाइक गाड़ी या हमें ही कुछ ना कर दें। ठीक है ना। और यही मामला पीपल्स पार्टी के साथ भी होता था। ठीक है, तो इस वायलेंस से बचने के लिए जो ट्रेडर था, जो ताजिर था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट था, वो अपने काम को बंद करके बैठ जाता था, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उसका होता था। उसकी कोई शिपमेंट आ रही है, उसकी कोई ट्रैवल करके कोई डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, या उसका कोई सामान आ रहा है, शिपमेंट आ रही है, तो वो सारी नजर हो जाती थी इस वायलेंस के, या आना जाना रुक जाता था इस चक्कर में, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ही नहीं चलती थी। समझ आ रही है बात? तो इसका इम्पैक्ट जो था ना, वो इकोनॉमिकली भी बहुत था। जब लार्जेस्ट ट्रेड सेंटर या इंडस्ट्रियल हब बंद हो रहा है, तो सदर जो कि पहले ही लड़के बैठा हुआ है कि नहीं तुम्हें मैंने पावर देनी है या नहीं देनी, ठीक है ना, और जिसके पास पहले ही करप्शन की रिपोर्ट्स जा रही हैं, जिसके पास पहले ही नवाज शरीफ एज एन ऑल्टरनेटिव नजर आ रहा है कि यार उसने पंजाब रूल किया हुआ, हो सकता है वो पूरा पाकिस्तान रूल कर ले नेक्स्ट टाइम, तो क्या उसके लिए ऑटोमेटिकली चांस नहीं बन रहा है इसको डिसमिस करने का? बिल्कुल बन रहा है। सारी चीजें अगेंस्ट बेनजीर जा रही हैं। ठीक है ना। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं बेनजीर को इस वक्त। ठीक है, बेनजीर की ये पहली बारी थी, सीख रही थी, बहुत सारी चीजें उसके साथ ऐसी हो रही थी जिसको उसका कंट्रोल नहीं था, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसपे उसको कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन तजुर्बा नहीं था। समझ आ रही बात? शी वॉज इन अ लर्निंग कर्व। ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट को कैसे देखना है, मैं अपना बंदा लगाऊं ना लगाऊं, अभी रुक जाऊं, एमक्यूएम से दोस्ती करूं तो कैसे करूं, ये जो हालात खराब हो रहे हैं इनको कैसे टैकल करूं। समझ आ रही बात? ये पहली पहली बारी था। ठीक है, जब ये पहली पहली बारी था, तो वही पहली पहली बारी आजकल के पाकिस्तान में भी आपको दिखता है कभी कभी। समझ आ रही बात? अक्सर लोग कहते हैं ये कौन आ गया पहली बार गवर्नमेंट कर रहा है, इसको कुछ पता ही नहीं है। समझ आई बात? आजकल सुनने को मिलता है ना ऐसा। जी सर। अच्छा, ये पक्का किला वाला जो मामला है ना, ये पास पेपर में 4 मार्क्स का सवाल आया हुआ है कि व्हाट वाज दी पक्का किला मैसेकर। ठीक है, इसको जिस तरह कल मैंने 4 मार्क का सवाल दिया था, ये भी बिल्कुल 4 मार्क का सवाल है। इसको भी अटेम्प्ट करना। 4 पॉइंट्स चाहिए। एक तो पहले तुम्हारे पास सीधा सीधा पॉइंट आ गया डेवलप हुआ हुआ कि पक्का किला मैसेकर जो था उसमें वायलेंस बहुत सीरियस हुआ था और बहुत सारे लोग मर गए थे। ठीक है, अब इसमें तुमने कंटेंट ये डालना है कि क्यों मरे थे, कितने मरे थे, कहाँ मरे थे।
ठीक है, सर तीन हुआ डाल 1988 में था, सिंध में हुआ था, क्योंकि क्या कहते हैं हैदराबाद में। सिंध प्रोविंस और उसके कल्चर हाँ। सिंधी लैंग्वेज वगैरह की प्रमोशन हो रही थी। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ चलें। और सर बेनजीर की गवर्नमेंट को क्या कहते हैं अपोजिशन दिखाने के लिए। हाँ भाई, हमें हमेशा यही होता था ना। देखो, इसकी एक सिंपल सी वजह है, तुम शायद पॉइंट याद ना रहे, ये शायद एडिशनल बात हो, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। देखो, हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर है ना सिंध की गवर्नमेंट का, वो ये है कि कराची से नेशनल असेंबली की सीट्स जितनी निकलती हैं वो 20 हैं या 21 हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। और सिंध में मेरे ख्याल से उस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन 134 135 सीटें में होती है पूरी। तो कराची की 20 सीटें अगर हों भी, तो कराची के अलावा जो पार्टी कराची से जीत रही होगी उसको सिंध में इंटीरियर से भी सीटें चाहिए। इंटीरियर से हमेशा बेनजीर भुट्टो या भुट्टो सीटें ले जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक लेगेसी चली आ रही है उनकी। तो जिसके पास इंटीरियर सिंध होता है वो हुकूमत बना लेता है। तो कराची से जो भी होगा, वो पीटीआई हो या एमक्यूएम हो, आजकल के दौर के हिसाब से वो अपोजिशन ही में चला जाता है। तो उसको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ती है बार बार। और पुराना टाइम जरा ऐसा था जिसमें वायलेंस जरा ज्यादा थी। आपने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई तो वायलेंस, दूसरे ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई तो वायलेंस। ऐसा हुआ है हमारे साथ, और उसकी मिसाल हमारे सामने है, अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलो अब 1996 वाले की कहानी देखें, फिर खत्म करें इसको। इंशाल्लाह हमारा फिर सिर्फ नवाज शरीफ रह जाएगा। हम 96 तक आ गए, हमें सिर्फ 2000 तक जाना है मेरा बेटा। 4 और साल बस। हाँ, 4 और साल बस। बस बीच में फिर थोड़े मोटे छोटे मोटे टॉपिक टॉपिक रह गए हैं, वो मैं करा दूंगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। नाउ व्हाई डिड बेनजीर फॉल फ्रॉम ऑफिस फॉर अ सेकंड टाइम इन 1996? 1996 में ऐसा क्या हुआ था? वही 3 रीजंस। देखो तुम्हारे पास यहाँ 3 से ज्यादा दिए, कितने दिए देखो जरा, गिनो। 3 है मेरे ख्याल से, 3 है। जी सर 3 ही है, पर हाँ, उसमें डिटेल इंफॉर्मेशन हाँ, फिर से। अब मैं असाइन कर रहा हूं गर्ल्स, तुम लोगों ने पढ़ना है लास्ट रीजन। और गर्ल्स तुम लोगों ने बताना भी है, ठीक है, बैठे नहीं रहना, सुहेमा, हिबा और अंजिया, ठीक है। ये वाला लास्ट रीजन जो है, ये बताना है लड़कियों ने, ठीक है। और पहला पॉइंट बताएंगे सारिम, ठीक है। सारिम, ये पहला पॉइंट तुमसे रिलेटेड है, तुमने अभी इसके बारे में बात की थी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट राज और राफे और मुनीब, तुम तीनों देखो, ठीक है। कोई रह गया है तो भाई वो पहला पॉइंट देख ले, अगर मैं किसी का नाम लेना भूल जाऊं, ठीक है। लड़कियां आखिरी पॉइंट देखेंगी और मुझे बताएंगी, ठीक है। और हर पॉइंट में से चाहे तो आप एक्सप्लेन कर दें, वरना उसके 2 पॉइंटर्स बता दें मुझे, ताकि आप उसकी एक्सप्लेनेशन कम से कम शुरू और एंड के बीच में मिला सकें। सर मैं बताऊं सेकंड पॉइंट। हाँ बिल्कुल, बताओ। सर इसमें फिर से वही सीन है, क्या कहते हैं, जब ये 1996 में इसलिए इनका फॉल हुआ क्योंकि फिर से नवाज शरीफ और उनकी पार्टी जो थी PMLN, वहाँ से उनको फियर्स अपोजिशन मिली। अब पर इस बार वो अकेले नहीं थे, इस बार वो मीर मुर्तज़ा भुट्टो के साथ उन्होंने इनकी अगेंस्ट क्या कहते हैं प्रोपेगेंडा अरेंज किया था, ऑर्गेनाइज किया था। और उन्होंने एक इनके खिलाफ एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाई थी, जिसको कहा गया ट्रेन मार्च, जो वेल कराची डन, से वेरी पेशावर वेल तक डन। चली, जो कराची से पेशावर तक चली इन 1994 टू 1995। यहाँ पे नवाज शरीफ ना बेनज़ीर भुट्टो के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सका, और उनकी जो मतलब पुअर ऑडियंस इकोनॉमिक थी जो उनके पहले के खिलाफ थी, उनको और उनके खिलाफ कर दिया। कैसे उनको उन्होंने, नवाज शरीफ ने कहा कि ये आवाज चली गई तुम्हारी। अच्छा आवाज़ चली गई, सॉरी। हाँ, दोबारा आओ, दोबारा आओ। ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज लेबर इंडस्ट्रियल स्ट्राइक्स। हाँ मैं ये बोल रहा था कि बेनज़ीर भुट्टो की जो पुअर ऑडियंस थी ना,
जो पहले उनके खिलाफ थे, तो नवाज शरीफ ने उनको और भड़काया और बेनजीर भुट्टो के खिलाफ इस तरह मतलब जाने का आदेश दिया कि नॉन मतलब वायलेंस एक्ट स्टार्ट कर दिए। हाँ, और इनमें से वायलेंस और इंडस्ट्रियल स्ट्राइक्स, ऑर्गेनाइज्ड लेबर वगैरह जो उन्होंने पहले संभाल के रखे थे कि ये करेंगे 1994 में। इसका मतलब सेकंड टाइम में भी उसको चैन नहीं लेने दिया उसने। हाँ, अच्छा, मतलब ये सारी बातें ना तुम आई हो तो आई कैसे? अच्छा बिल्कुल। अच्छा, ये सारी बातें अगर मैं तुम्हें समझाना चाहूँ, अगर मुझे मिनट दो ना एक, तो चलो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, अभी दिखाता नहीं हूँ, ठीक है। देखो ये बात हो रही है 94 95 की। इससे पहले कब की बात हो रही थी? 88 से 90। 88 से 90 का मतलब 90 से 94 के दरमियान भी तो कुछ हुआ होगा ना। 90 से 92 नवाज शरीफ का दौर। नवाज शरीफ का दौर था। अगर हम यहां से नीचे चले जाए ना, तो हमें यहां पता चलेगा नवाज शरीफ के ऑफिस से क्यों गया। ये देखो यहाँ पे आ रही है, नवाज शरीफ ऑफिस से क्यों गया। तो नवाज शरीफ के ऑफिस के जाने से वो तो 1 साल में गिरा। हाँ, वो 1-1.5 साल में गिरा। तो उसके भी कुछ मामला ऐसे ही थे जैसे करप्शन से रिलेटेड यहाँ पे थे। तो हुआ क्या, यहाँ पर बेनजीर ने नवाज शरीफ ने बेनजीर के भाई को साथ मिला लिया, ठीक है। और बेनजीर के भाई को साथ क्यों मिलाया, ये हमें पहला पॉइंट बताएंगे सारिम। तब आपको पता चलेगा कि बेनजीर का भाई बेनजीर के अगेंस्ट क्यों गया, ठीक है ना, नवाज शरीफ के साथ क्यों चला गया, ठीक है ना। बहुत सारी इनपुट दी होगी फिर उसने, ठीक है, जिसकी वजह से फिर उसको यूज किया, ठीक है ना। जरदारी की करप्शन के बारे में, बेनजीर की गवर्नमेंट के बारे में बहुत सारी बातें बताई होंगी उसने। तो उसकी इंफॉर्मेशन को यूज करके और अनपॉपुलर किया बेनजीर को। सारिम पहला वाला पॉइंट बताओ बेटा, अगर कर लिया। जी ये वाला ना, हाँ, बेनजीर जी 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 जी। जुल्फिकार। अच्छा सर, इसमें ये है कि नुसरत भुट्टो जो है वो चाहता था कि अमीर मुर्तजा जो है वो पीपीपी का हेड बन जाए ठीक है, एज सक्सेसर पीएम। ठीक है, मतलब एग्जाइल था, तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं, इसको जो है मार दिया गया था, सिंध पुलिस ने मार दिया था। ठीक है। लेकिन मारने की वजह क्या थी, ये देखो। उसने जरदारी के खिलाफ ऑपोजिशन बना ली थी। अच्छा अच्छा, देखो ऑपोजिशन का मतलब हर बार बनाना नहीं होता। ऑपोजिशन का मतलब ये होता है कि मैं किसी के खिलाफ हूँ, ठीक है। यहाँ ऑपोजिशन का मतलब इस तरह आ रहा है कि ही पुट अ फियर्स ऑपोजिशन अगेंस्ट हर गवर्नमेंट। अपनी बहन के खिलाफ बहुत ज्यादा हद तक उसने बातें की, ठीक है। और वो आसिफ अली जरदारी के अगेंस्ट भी उसने बहुत सारी बातें की। और ही वॉज किल्ड इन 1996 नियर हिज हाउस बाय सिंध पुलिस, ठीक है। This high profile murder lawlessness justified फारूक अहमद लागारी's action of dismissing her government। ये फारूक अहमद लागारी साहब भी एक सदर थे, ठीक है, 1994 में, फारूक 96 में। अहमद लागारी, ठीक है। इनकी अभी कुछ साल पहले डेथ हुई है, ठीक है। ये ऐसे दिखते थे भाई, ये ऐसे दिखते थे, ठीक है। ये ऐसे दिखते थे। देखो इनकी यहाँ डेथ के बारे में भी आ रहा होगा, कब इनका इंतकाल हुआ। 2010 तक। ठीक है, 2010 तक जिंदा रहे। अब तो अगर अब देखो तो ये तो ज्यादा साल हो गए, ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा था अभी कुछ साल पहले हुआ। अच्छा जी, तो एक मामला सेकंड टाइम के जाने का मामला, आपको पता चला कि उसके भाई की डेथ हुई। उसके भाई की डेथ के बाद लॉलेसनेस का इतना हाई प्रोफाइल लॉलेसनेस हो जाना, तो गवर्नमेंट चली गई, ठीक है। फारूक अहमद लगारी पहली बारी में किसने डिसमिस किया था उसको? कौन था प्रेसिडेंट पहली बारी में? गुलाम इसाक खान। ओके, शुक्र, देख ऊपर देख भी लेते तो आ जाता। ऊपर ही देखा है। अच्छा, याद कौन रखता है? हाँ तो भाई याद ही तो रखना है, इसीलिए तो खोल के रखा है टैब। अच्छा, हाँ, वो एग्जाम में हो जाएगा। हाँ ठीक है, गुड है। अच्छा, तो हमें दो चीजें पता चल गई, ठीक है। एक, नवाज शरीफ ने उसके भाई से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकलवाई, अपोजिशन साथ की, उसके साथ ट्रेन मार्च किया अगेंस्ट उसकी करप्शन और बेनजीर की गवर्नमेंट के बारे में बहुत बातें की। इससे वायलेंस स्प्रेड हुआ,
नवाज शरीफ के फेवर में बहुत सारे लोग गए, बेनजीर फिर पॉलिटिकली वीक हुई और अनपॉपुलर हुई, और ये वाली बात तो ज्यादा चल रही होगी कि देखो कि उसका भाई उसके खिलाफ है और भाई उसका देखो दूसरों के साथ है। तो ये तो बात इम्पैक्ट आया होगा लोगों में, क्योंकि हमारे इस तरह का सोचते हैं लोग। आखिरी नेगेटिव point- इम्पैक्ट हाँ कि वो एक हमारा आखिरी पॉइंट समझाएंगी हमें हमारी गर्ल्स। आप चाहें तो साथ मिलके समझा दें, चाहें तो एक एक करके समझा दें। यस, गो अहेड, दिस इज आवर लास्ट सेशन। तो मैं बताया कि जो जुडिशरी है वो हमेशा से, मतलब हमेशा से नहीं, लेकिन इट्स इंडिपेंडेंट एट दिस टाइम, बेनजीर के टाइम पे, राइट। सो जो सुप्रीम कोर्ट और 4 प्रोविंशियल हाई कोर्ट से दे डिसाइडेड टू डिसमिस 24 जजेस दैट वर अपॉइंटेड बाय बेनजीर। और बेनजीर की अपॉइंटमेंट पहले भी मसला हो चुका है, जिसकी वजह से शी वाज डिसमिस्ड। बट एनीवे, they wanted to dismiss these 24 judges, and they wanted the federal government to appoint new judges, but they had to be permanent, मतलब वो acting जजेस नहीं ला सकते थे बीच में कुछ टाइम के लिए। तो it created a problem for Benazir because she's known for having issues with this stuff. और फिर it says it created a political crisis as two highest pillars of state were in dispute, यानी the government and the judiciary were now in conflict, जिस वजह से the entire political system got weaker. And this brought in criticism, और जब criticism आया तो obviously people supported the opposition, which gave them strength. ओके, वंडरफुल। अच्छा देखो यहाँ पर एक चीज याद रखना, देखो यहाँ पर एक चीज जो काम की याद रखने वाली है कि बेनजीर ने पहले टाइम में गुलाम इसाक खान से जिस चीज पे फड्डा करा था वो ये कॉन्फ्लिक्ट था कि मैं लगाऊंगी आर्मी चीफ और मैं अपॉइंट करूंगी जजेस। यही था ना एक कॉन्फ्लिक्ट जो पहली टाइम में था। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो दोबारा यहाँ पे उसने किया और दोबारा फड्डा पड़ गया। तो एक चीज तो कॉमन गई ही गई। देखो एक तो उसको लगाने का मौका नहीं मिला पहली में, दूसरी में उसको लगाने का मौका मिल गया, ठीक है, लेकिन फड्डा फिर भी रहा, ठीक है ना। ये वाला नहीं लगेगा वो वाला लगेगा, वो वाला नहीं होगा तो ये वाला होगा, ऐसा ही रहा। तो ये चीजें कुछ कॉमन है, ठीक है, कुछ बिल्कुल अलग हैं। नवाज शरीफ की ओपोजिशन वाला पॉइंट देखो, कंफ्यूज नहीं होना। नवाज शरीफ ने दोनों बार ओपोजिशन की उसकी, एक बार ओपोजिशन की IJI बना के, ठीक है, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, ठीक है, ये IJI बनाई, उसमें ओपोजिशन की। वो पहला टाइम था उसका 88 से 90 वाला। दूसरे में मीर मुर्तजा के साथ मिलके किया उसने, ठीक है, जिसमें उसने इतनी ओपोजिशन की मीर मुर्तजा ने कि वो खुद भी बेचारा मारा गया उसी चक्कर में, ठीक है। और में हाँ। सर पक्का जरदारी ने मरवाया होगा क्योंकि उसी के खिलाफ तो गई थी सर। फिर नवाज शरीफ मेरा यूट्यूब चैनल बंद करवाएगा, तू मेरा यूट्यूब चैनल बंद करवाएगा सर। उसके अलावा सर आप जब ये वीडियो अपलोड करेंगे 2 मिनट बाद ब्लैक वीगो खड़ी होगी तुम लोग चाहते हो हैं कि मैं बस आखिरी क्लास हूं मेरी। अच्छा चलो भाई, हाँ हो सकता है ना, देखो क्योंकि उस वक्त ना जो जहन बना लोगों का वो यही बना, ठीक है, क्योंकि क्रिटिसिज्म उस पे था। लोगों ने तो आसिफ अली जरदारी का तो शायद नाम बाद में ले, लोग बेनजीर को सोच रहे थे, क्योंकि पावर में, एक्चुअल पावर में तो बेनजीर थी ना, अपेरेंटली पावर में तो बेनजीर थी। तो सबने कहा बेनजीर ने अपने भाई को मरवा दिया, ठीक है। अब गेम करने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि मरवाया किसी और ने था ताकि इम्पैक्ट ये आया कि बेनजीर पे आए। तो यू नेवर नो, इस तरह की चीजें नहीं पता चलती कभी भी, और अगर पता चलती भी हैं तो पब्लिक को नहीं बताते, ठीक है, क्योंकि इसके रिपोर्टेशंस बड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा अब हमारा ये आखिरी मिनट है, मैं आप लोगों का फीडबैक ले रहा हूँ आपसे। आपको क्या आज की क्लास से पहले बेनजीर के हवाले से इतनी सारी चीजें पता थी? नहीं सर, कुछ पता ही नहीं सर नहीं सर, हमें तो सेक्शन 3 के बारे में कुछ पता भी नहीं था। तो आज की क्लास से आपको ये पता चला कि बेनजीर और नवाज शरीफ के कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे थे आपस में? बहुत अच्छी तरह, ठीक है। आई होप कि आज का लड़ाई लगा होगा, ठीक है। आखिरी 20 सेकंड है, ठीक है। अब मैं फीडबैक नहीं ले रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपने वो 3 सवाल करने हैं 4-4 मार्क्स वाले, वो मुझे भेजने हैं, बाकी मैं आपको अलग से पेपर भेज दूंगा अटेम्प्ट करने के लिए। सर ग्रुप पे मैसेज कर दें।